हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और प्यारे दोस्त, एनटीपीसी एक बहुत बड़ा अपने अपने एग्जाम है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आप लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोगों को अभी से जुटना है। एग्ज़ाम 3 महीने बाद हो, चाहे एग्ज़ाम 5 महीने बाद हो, चाहे एग्ज़ाम 8 महीने बाद हो, लेकिन हमें अभी से जुटना होगा। पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कंटेंट ख़त्म हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, अभी से चीज़ों को ख़त्म करिएगा, रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो तभी बच्चे आप कह सकते हैं कि अब हमारा सफल होना जो है वो निश्चित है, जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक भी दिन जो है वो अपना बेकार मत जाने दीजिए, एक भी दिन जो है वो अपना खराब मत करिए, और लगातार एनटीपीसी के बारे में सोचते रहिए और लगातार उसे ध्यान में रखते हुए मेरे भाई पढ़ते रहिए। ठीक है? चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है? तो शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की, प्रॉफिट एंड लॉस की। आज ये क्लास है मेरे प्यारे दोस्त, और टाइप 7 जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब हमने बात की थी मेरे भाई, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, दो तरीके आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन के। जब मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने से मुझे इतने परसेंट का लाभ या हानि होती है, तो इतने रुपए में इतनी कितनी वस्तु बेचूं कि मुझे इतना लाभ या हानि हो जाए। तो मैंने उस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए थे। एक आप लोगों की तरफ से प्रिपोर्शन आया था। दरअसल मैंने आपसे कहा भी था कि पहला मेथड जो है वो प्रोपोर्शन ही है। फिर भी हम एक बार प्रोपोर्शन को समझ लेंगे, बाकी दो मेथड को एक बार रिकॉल कर लेंगे, तीनों मेथड जो है वो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा तथा उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए? ठीक है प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि तरीके इसके थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। पहले हम अपने तरीके से करते हैं। यदि मैं आपसे मूल्य का रेशो पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, कि मूल्य का रेशो क्या हो जाएगा, मैं प्राइस का रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा जी पहले उसे 10% की हानि होती है, और 10% की हानि का मतलब है सामान को 90% पर बेचा जाता होगा। 10% की हानि का मतलब 90% पर बेचा जाता है। अब वो 12% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो उसे 112% पर बेचना चाहता है। क्या ये बात क्लियर हुई? जब आपने रेशो निकाला, 2 से काटा 45 बार कटा, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 बार कटा, तो ये रेशो जो आएगा ये 45-56 का रेशो आ जाएगा। अगर मैं आपसे मात्रा का रेशो पूछता हूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझना, वैल्यू को देख के घबराना मत। बहुत सारे आज इसके तरीके बताऊंगा, और उनमें एक बेस्ट तरीका भी बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। लेकिन सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान डाल दो, थोड़ा सा सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। ये दिमाग में अनलिमिटेड चीजें आ सकती हैं। जितनी ज्यादा चीजें इस दिमाग के अंदर डालोगे, सच में उतना ही ये दिमाग जो है वो शार्प होता चला जाएगा। ठीक है? देखना, अगर मात्रा का अनुपात मैं आपसे पूछूं, क्या मात्रा का अनुपात जो होता है वो मूल्य का उल्टा होता है? यानी 10% की हानि पर आपने 56 मात्रा बेची होंगी, वो कितनी बेच रहा है? 48 मात्रा बेच रहा है। तो क्या 56 की वैल्यू जो है वो 48 दी हुई है? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 48/56 हो जाएगी। 8×6 = 48 होते हैं, 8×7 = 56 होते हैं। क्या एक बराबर 6/7 हो जाएगा?
अगर 1/6/7 है तो 45 बराबर कितना हो जाएगा? क्या आपको 12% का लाभ कमाने के लिए इतनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतनी बेचनी पड़ेंगी। यानी कि 2160 रुपए में, अगर 2160 रुपए में आप इतनी वस्तुओं को बेच देते हो तो आपको 12% का लाभ होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? तो मेरे भाई ये बटे में पहुंच जाएगा। और वो आपसे कितने रुपए की पूछना चाह रहा है कि 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तो 2016 यहां आ जाएगा। प्यारे दोस्त, मैं बिल्कुल नहीं कहता आप इस मेथड से क्वेश्चन को करना, लेकिन ये मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, काटिए। 9×5 = 45 होगा, 9×2 = 18, 9×4 = 36, 0, 5×4 = 20, 5×8 = 40 हो जाएगा। 6×8 = 48 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 8×2 = 16, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 7×1 = 21, 7×6 = 42। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर 2016 में वो 36 वस्तुएं बेच देता है तो उसे 12% का लाभ होगा। क्या ऐसे ही करेंगे हम एग्जाम हॉल में? तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर कराया क्यों है? कराया है आपका दिमाग जो है वो शार्प हो जाए, थोड़ा सा आप चीजों पे थोड़ा सा सोचने लगे। जो चीज मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि प्राइस का रेशो निकाल लेंगे, उसका उल्टा ही जो होता है वो कंजप्शन का रेशो होता है। बस उतना काम कर देंगे, इस क्वेश्चन में भाई साहब कुछ नहीं बचा। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार इसे समझाता हूं। एक ही क्वेश्चन पे 3 मेथड बताऊंगा, उसके बाद सिंगल मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचा जाना। उसने कहा है 12% लाभ कमाने के लिए सामान को कितने में बेच, मतलब इतने रुपए में कितने सामान बेचने होंगे। तो 12% लाभ का मतलब होता है सामान को 112% पर बेचना। क्या ये दोनों प्राइस आ चुके हैं? जब मैंने रेशो निकाला 45-56 आया। तो इस प्राइस का उल्टा ही क्वांटिटी का रेशो होता है। यानी यहां 56 मात्रा बेची गई होंगी, यहां 45 बेच दो। उसने कहा है 48 मात्रा यहां बेची जाती है, तो 56 की वैल्यू 48 है, 1 की वैल्यू 6/7 है, तो 45 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी अगर आप 2160 रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दोगे तो आपको 12% का लाभ हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी, ये बटे में पहुंच जाएगा। लेकिन उसने पूछा है 2016 में कितनी, तो 2016 गुणा में आ जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त पहला तरीका था। सेकंड तरीका, सेकंड तरीका जिससे आपको पेपर में सॉल्व करना है, सेकंड तरीका जिससे आपको पेपर में सॉल्व करना है, उसे हम प्रोपोर्शन का तरीका कहते हैं। जब भी आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने से इतना परसेंट लाभ या हानि होती है, तो इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि मुझे इतने परसेंट का लाभ या हानि हो जाए, तो मेरे भाई उसे हम प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शन मेथड कहता है, याद रखना प्रोपोर्शन होता क्या है। मान लो प्यारे दोस्त, मैंने रेशो में आपको पढ़ाया था, ये क्या है, ये दो चीज का रेशो दिया हुआ है। यहां भी देखेंगे ये क्या है, ये भी दो चीज का रेशो दिया हुआ है। और अगर हम इन्हें प्रोपोर्शन में लिखना चाहते हैं, समानुपात में लिखना चाहते हैं, तो जब दो रेशो का कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। मेरे भाई मत सीखो, नहीं समझ में आ रहा है तो लो काट दिया ना, नहीं समझ में आ रहा आपको तो काट दिया। मैंने तो जस्ट ये इसलिए बताया था कि मेरे भाई इससे ना थोड़ा सा हम सोचने की शक्ति बढ़ती है। बाकी नहीं समझ में आ रहा है आप इससे करो। प्रोपोर्शन का तरीका क्या कहता है? प्रोपोर्शन का तरीका ये कहता है कि सबसे पहले ये देख लो कि 2160 रुपए में बेच रहा है, तो आप लिखो 2160, लिख दिया मेरे भाई। कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 48 वस्तुएं बेच रहा है। यानी सबसे पहले ऊपर मूल्य लिखा जाएगा, नीचे वस्तु लिखा जाएगा। कितनी रुपए थी? 2160 रुपए में कितनी वस्तुएं? 48 वस्तुएं। इसका रेशो जो है वो मूल्य के साथ बना दो। 10% की हानि होती है, 10% की हानि का मतलब 90% पर बेचता है।
10% की हानि का मतलब 90% पर बेचता है। समानुपात लगाइए। यहां प्राइस क्या है तो आप कहेंगे 2016। कितनी वस्तुएं बेचेगा तो मुझसे ये वस्तुएं पूछना चाह रहा है। 12% के लाभ का मतलब सामान को 112% पर बेच रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरे भाई, ये 90 है। रेशो का मतलब होता है बटे में चीजें हो जाना, 48 गुणा 90 हो जाएगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर, 2016 है। रेशो का मतलब होता है बटे में चीजें हो जाना, a गुणा 112। क्या आप a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं? बस इसे सॉल्व कर देना है, इसे सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बेटा काटा पीटी करेंगे एक बार। काटिए। 6 और 1 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, 0, 9 ढाई 90 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो 2016 दूनी कितना हो जाएगा? 4032 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में a गुणा 112 है, तो 112 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और जब आप काटेंगे तो ये 36 बार कट जाएगा। तो a की वैल्यू डायरेक्टली आप लोगों की 36 आ जाएगी। ये था हम लोगों का प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड मैं आप लोगों से कह रहा हूं भाई साहब, वो कंटेंट आप तक पहुंचा दूंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा इस क्लास के अंदर चेंज करके आया करिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि जब मैं समझाऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आपकी मेंटेलिटी बीच में सेट नहीं होनी चाहिए, भाई ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये बड़ा मेथड है। ये बड़ा मेथड नहीं है। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो प्रॉफिट लॉस का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। मैं तो आसान चीज को इसको भी पकड़ सकता हूं, लेकिन भाई साहब इसको बैठाने का मतलब है कि बहुत सारी चीज प्रॉफिट लॉस की क्लियर होगी। क्या इस चीज समझ में आई? इसी को कहा जाता है मेरे भाई प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड। लेकिन मैं हर क्वेश्चन पे अपने मेथड चेंज कर दूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्यारे दोस्त मैं जनरल मेथड से चीजों को समझाता आ रहा था। ठीक है, चलिए। ये दो क्वेश्चन में दो मेथड मैंने आपको बताए, इसका जवाब आप लोग निकाल दीजिए, प्रोपोर्शन से निकाल दीजिए। इसका जवाब आप लोग मुझे प्रोपोर्शन से निकाल दीजिए। ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ होगा। आरपीएफ का एक जेन्युइन मतलब आप रिव्यू दे दीजिए। या जो पढ़ाया है वो नहीं पूछा गया? एक सिंगल बच्चा नहीं कह सकता। और ये आरपीएफ की नहीं है, मैं आपको भरोसा देता हूं और दावे के साथ ठोक के कहता हूं कि मेरे भाई एनटीपीसी में भी बैठोगे तो 65 के 65 क्वेश्चन आप लोगों पे आते होंगे। आप लोगों से बन जाएंगे अगर आप सीरियस होके पढ़ो। 65 के 65 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आई। एक विक्रेता ने 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में बेची। मात्रा कितनी है मेरे भाई? क्वांटिटी कितनी है? 6 सिलाई मशीन है। कितने रुपए में बेची? 63,000 रुपए में बेची। 5% का लाभ हुआ। ये सब काम करने से उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 मशीनें किस कीमत पर बेचनी चाहिए? 8 मशीनें किस कीमत पर बेचनी चाहिए? ठीक है प्यारे दोस्त, अभी बता के आया हूं मूल्य कितना है पहला, तो आप कहेंगे 63,000। कितनी वस्तुएं हैं? 6 सिलाई मशीन है। क्या हुआ है? 5% लाभ। क्या 5% के लाभ का मतलब 105% पर बेचना होता है? ठीक है, समानुपात लगाइए। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीनें किस कीमत पे, यानी मूल्य पूछना चाह रहा है। मात्रा कितनी है? 8 मशीनें। और कितना परसेंट लाभ चाहता है? 115% पर बेचना चाहता है। क्या कट जाएंगी? बस हो गया क्वेश्चन। 6300 बटे 6 हो जाए, 63,000 बटे 6। ये रेशो में है तो ये नीचे आ जाएगी 105। समानुपात का मतलब बराबर होता है a बटे 8। ये रेशो में है तो ये नीचे आ जाएगा 115। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आपने कहा 6 एकम 6, 0, 6 पंजे 30, डबल 0। इससे काटा तो ये 100 बार कट गया।
115 अट्ठे 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4 आठे का 8 4 12 को 2 हासिल 1, क्या 920 आएगा? और 920 की गुणा 100 में होगी तो क्या एक ही वैल्यू 92,000 आ जाएगी। यानी कि अगर वो 8 मशीन जो है वो 92,000 की बेच देता है तो भाई साहब उसे क्या हो जाएगा? 15% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या था? ये इसका प्रोपोर्शन मेथड था। ये इसका प्रोपोर्शन मेथड है। क्या ये चीज समझ में आई? दूसरा मेथड अगर समझना हो तो समझ लेना, अगर नहीं समझना है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, असली कॉन्सेप्ट जो करेगा वो सेकंड मेथड क्लियर करेगा। ये रटी रटाई चीजें होती हैं। असली मेथड जो है वो सेकंड मेथड जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ध्यान से सुनना, आपने क्या सीखा और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का यूज हुआ वो चीज सुनना। 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में बेची, क्या ये एसपी हो जाएगा बेची है तो? 5% का लाभ हुआ। आप मुझे बताइए 5% के लाभ का मतलब क्या होता है? क्या सामान को 105% पर बेचना होता है? और बेची कितने में है? 63,000 रुपए में। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100% क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा 6 सिलाई मशीन का। क्रय मूल्य निकाल दीजिए। 21 तिया 63, 3,000। 21 पंजे 105, 5 से काटा। 60,000 रुपए जो है 60,000 रुपए जो है वो मेरे भाई 6,000 रुपए, यही तो है। 6,000 60,000 ही आएगा। 600 की गुणा 100 में कर दीजिए, 6 बन रहा है। आपने कहा 21 दिया 63, 63,000 ही था ना। 21 पंजे 105, 5 अच्छा 600, 600 की गुणा 100 में करना मेरे भाई, तो ये बन जाएगा 60,000 रुपए। यानी 60,000 रुपए जो है वो क्रय मूल्य आ चुका है। कितनी मशीनों का मेरे भाई? कितनी मशीनों का? 6 मशीनों का। तो एक मशीन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10,000। अगर एक का 10,000 आ चुका है तो 8 मशीनें बेचनी है, 8 का कितना क्रय मूल्य आ जाएगा? 80,000। क्या उसने क्रय मूल्य पूछा था आपसे? तो आपने कहा नहीं। उसने तो वो विक्रय मूल्य पूछा है जिस पर 15% लाभ हो। यानी वो आपसे इसका 115% पूछना चाह रहा है। क्रय मूल्य का 115% पूछना चाह रहा है। भाई 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो अगर 80,000 की आपने 8 मशीन खरीदी है और उस पर 15% आप लोग लाभ चाहते हैं, तो क्या 80,000 की कीमत वाली वस्तु को 115% पर बेचना चाहते हैं? तभी तो 15% लाभ होगा। भाई सॉल्व कर लो, बताओ। 2 जीरो आ गई। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4 आठे का 8 4 12 को 2 हासिल 1, क्या आ जाएगा यहां से भी? 92,000। तो ये वाला जो मेथड है ये प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि हाँ भाई 15% लाभ हो रहा है तो हमें 115% पर बेचना पड़ेगा। 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां से सीपी की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। दोनों मेथड मैं आपको बता चुका हूं। इट्स डिपेंड ऑन यू, मर्जी आपकी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। बताइए। यूज प्रिपोर्शन करना, लेकिन सीखना दूसरा जरूर। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और हम शुरू पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें फिर ध्यान देना होगा हर चीज पर, है ना। हमारे पास जितनी चीजें होंगी, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, उतना ही हम लोग जो है उस पर पकड़ बनाते चले जाएंगे उस चैप्टर पे। ठीक है, बताइए, फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नहीं होगा। एसएससी जीडी के एग्जाम तक सिलेबस नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्या 90% की वैल्यू है? 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू यानी क्रय मूल्य आ गया। 18 टेबल का क्रय मूल्य आपके सामने आ गया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने में कितनी बेचनी पड़ेगी? उसका 10%, मतलब मेथड से आप लोग कर लेंगे, प्रोपोर्शन से कर लो मेरे भाई।
प्रोपोर्शन से कर लो, मेथड से बहुत इजी है, कर लेना एक बार, है ना। अगर कहोगे तो करा भी दूंगा, ठीक है। वस्तुएं कितनी है 11, ओ मूल्य कितना है 11,664 रुपए, उसमें वस्तुएं कितनी है 18। अब 10% की हानि होती है, रेशो में 10% मतलब 90% लिखोगे, रेशो का मतलब नीचे लिखना ही होता है, डायरेक्ट नीचे लिख दो, इज इक्वल टू, समानुपात का मतलब इज इक्वल टू होता है 17,424 रुपए मूल्य दिया हुआ है। कितनी वस्तुएं हमें नहीं पता, लेकिन 10% लाभ का मतलब 110% पर बेचना होता है। काम खत्म करो यही, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, 6 4 10 6 16, 9 से उड़ जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 9 6 15 2 17 1 18। ठीक है भैया, 18 7 100, हाँ 18 7 126 होते हैं, और 18 दूनी 36 होते हैं, ठीक है। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 6 बचेंगे, 11 पंजे 55 होगा, 55 9, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 1584 और बटे में 72। तो 9 एकम 9, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितनी हो जाएगी, 22 वस्तुएं बिचवा दो। कितनी बच्चे, 22 वस्तुएं बिचवा दो, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। 17,424 में अगर हम 22 पंखों को बेच देते हैं तो हमें 10% का लाभ हो जाएगा। ये हमने प्रोपोर्शन से किया है, मेथड से भी आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 90% पर सामान बेचना, और बेच कितने का रहा है 11,664। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्रय मूल्य आ गया आपके सामने। अब वो आपसे कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ मतलब 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या 18 टेबल का विक्रय मूल्य जो है वो ये आ जाएगा। उसने कहा है 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए, मतलब इतने पंखों को, इतने रुपए में कितने टेबल बेचने चाहिए थे, 18 टेबल बेचने चाहिए थे। 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना, ये डिवाइड में है, गुणा में आएगा, और जो चीज गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। तो मेरे भाई उसने पूछा है 17,424 रुपए के कितने बेचने होंगे, तो ये आपके सामने जवाब आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस मेथड से जाने की नीड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही मेथड करेगा क्लियर, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को किससे चले जाएंगे, प्रोपोर्शन से मेरे भाई चले जाएंगे। टाइप 6, टाइप 6 बचा है। अच्छा टाइप 6 एक बार देखना भाई, पुरानी पीडीएफ में टाइप 6 हमने क्या छोड़ा हुआ है। हुँ? हाँ लगाओ उसे। सर ये क्या, कभी आप एक को ऊपर कभी नीचे लिख देते हैं। अब ये बात कह के आपने सारा करे धरे पे पानी फेर दिया, और आपने ये प्रूव कर दिया कि मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं बताया। हटाओ उसे साइड, लो इस पे आ जाओ। मूल्य कितना है 11,664, मैंने हमेशा कहा है मूल्य ऊपर वस्तु नीचे। अब जो पूछेगा, पिछले क्वेश्चन में उसने विक्रय मूल्य पूछा था, यानी मूल्य पूछ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो ऊपर ए लिखूंगा। इसमें मूल्य दिया हुआ है, इसमें मात्रा पूछ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो नीचे ए लिखूंगा। इतना तो कॉमन सेंस लगाना होगा गुड़िया, जो चीज पूछेगा वही तो लिखोगे, उसी के साथ तो लिखोगे। अगर मैंने कहा ऊपर मूल्य लिखा जाता है, नीचे वस्तु लिखी जाती है, अगर मूल्य पूछता है तो ऊपर ए लिखूंगा, और अगर वस्तु पूछता है तो नीचे ए लिखूंगा, जो चीज पूछेगा। अब पिछले क्वेश्चन में आपसे मूल्य पूछा था, जबकि नीचे वस्तु दी हुई थी, तो नीचे वस्तु लिख दी थी मैंने, मूल्य पूछा था मूल्य ये मान लिया था। इस क्वेश्चन में मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दे दिया, वस्तु पूछी है कितने पंखे बेचने चाहिए, तो नीचे ये लिखूंगा, नीचे हमेशा वस्तु लिखी जाती है। तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप लोग, आइए। अच्छा ठीक है रिमेनिंग टाइप 6 है। आइए भाई, हम छठे टाइप को छोड़ के चले थे। कह दो, कह दो कि यहां तक चीजें हम लोगों को क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। कह दो कि यहां तक चीजें हम लोगों को क्लियर हो रही हैं। एक बार थम्स अप करो, सभी दोस्त थम्स अप करेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस बार आपकी मजबूती दिखनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप के थ्रू बताएंगे
कि भाई साहब चीजें क्लियर होती जा रही हैं और हमारी धीरे धीरे ही सही पकड़ बनती जा रही है। एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी। भाई साहब ना मैं आपके सामने ये जताने आया हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। मैं इतना करना चाहता हूं, ना मुझे कोई बहुत बड़ा नाम करना है कि मैं नाम के लिए कुछ भी करता रहूं। मुझे बस इतना करना है कि जब एनटीपीसी में आप सेलेक्ट हों, जितने भी बच्चों ने भरोसा दिखाया है वो ये आके कहें कि हाँ मैथ में हमें दिक्कत नहीं हुई, मैथ में हमारे साथ मेहनत हुई थी। बस उस एक सिंगल वर्ड को सुनने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे भरोसा भी है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएसआई में धमाकेदार रिजल्ट दिया था, जीडी में भी धमाकेदार रिजल्ट दिया था। फाउंडेशन चल रहा है, बड़ा शानदार चल रहा है। फाउंडेशन से आप रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर होंगी आपको। ठीक है मेरे भाई, अब चल रहे हैं हम लोग रिमेनिंग टाइप 6 की तरफ। मेरे भाई पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। मुझे नहीं पता कि भाई साहब किस मूल्य पर बेचता है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। तो सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि बस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, मैं आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति है, एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। क्या वो निश्चित मूल्य आपको पता है? क्या एसपी आपको पता है? आपको नहीं पता, ना आपको सीपी पता है। उसने कहा एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, मुझे नहीं पता कितने रुपए में बेचता। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे, मतलब इसके 60% में अगर बेचता है, यहां पे अगर इसका 60% में इसे बेचता है तो इसे 20% की हानि होती है, यानी यहां वाले रेट पर 20% की हानि होती है। तो अगर वो सोफे को इसी मूल्य पर बेचता है तो उसे क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्या इसके 60% पर यहां बेच रहा है? 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है मेरे भाई 3/5। यानी अगर यहां वो 5 रुपए का बेच रहा होगा तो इसका 60% क्या यहां 3 रुपए का बेच रहा होगा? ये बात क्लियर हुई। अगर वो यहां 5 रुपए का बेच रहा होगा तो क्या वो यहां 3 रुपए का बेच रहा होगा? इसके 60% पर बेच रहा है। उसने कहा यहां 20% की हानि होती है, यानी ये जो वैल्यू है क्या ये 80% की वैल्यू है? अगर 20% की हानि होती है तो क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये जो वैल्यू है मेरे भाई, क्या ये 80% की वैल्यू है? यानी बहुत बढ़िया, यानी कि अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 3 रुपए की जो वैल्यू है वो 80% आपको दी हुई है। अगर वो 3 रुपए में बेचता है तो 20% घाटा, और 20% घाटे का मतलब सामान को 80% बेचने पर होता है। ठीक है, अगर वो 1 रुपए में बेचे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 80/3 हो जाएगा, हो जाएगा। उसने कहा अगर वो पुराने विक्रय मूल्य पर बेचे या मूल विक्रय मूल्य पर बेचे, क्या वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? यानी कि आप कह देंगे 400/3 हो जाएगा, 400/3% हो जाएगा। और 400/3% का मतलब 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 सही 1/3% हो जाएगा। प्यारे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया है, 100 से जितना ऊपर रहेगा उतना प्रॉफिट होता है, 100 से जितना नीचे रहेगा उतना लॉस होता है। ये 100 से कितना ऊपर है, 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? दोबारा समझो, दोबारा समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका भी बता दूंगा, देख लेना उसे भी, है ना। देखो, एक सामान है,
उसने कहा एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मुझे नहीं पता किस मूल्य पर बेचा जाता है। अगर अब उस सामान को पहले वाले विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, 60% का मतलब 3/5 होता है, यानी अगर उसे पहले 5 रुपए में बेचा जा रहा था तो अब उसके 60% पर, यानी अब उसे 3 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी कि 3 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% का घाटा होता है। तो क्या ये 3 रुपए जो है वो 80% की वैल्यू है? भाई 20% का घाटा मतलब सामान को 80% पर बेचना, यानी कि मेरे भाई 3 रुपए की वैल्यू जो है वो 80% के बराबर है। ये बात मेरे समझ में आ गई। तो क्या 1 रुपए की वैल्यू जो है वो इतने के बराबर हो जाएगी? उसने कहा अगर उसने मूल विक्रय मूल्य पर बेचा होता, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी, क्या इतनी आ जाएगी? अगर ये 100 से ऊपर आता है तो मेरे भाई उतना लाभ होता है, 100 से नीचे आता है उतना घाटा। तो 100 से कितना ऊपर है? 33 सही 1/3%, तो ये इतना लाभ हो जाएगा। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं। ये चीज समझ में आ गई, ये बेस्ट तरीका है, ये इसका बेस्ट तरीका है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जी 100 मान के, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां देखिए एसपी मानना है, मैंने 100 रुपए एसपी मान लिया, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा अगर पुराने विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, यानी 100 का 60%, क्या वो 60 की बेची जा रही है? तो मेरे भाई 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या, आप मुझे समझाओगे? 20% की हानि का मतलब होता है 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी होगी, 20% की हानि का मतलब क्या होता है? 20% के घाटे का मतलब होता है 5 रुपए का अगर कोई सामान खरीदा होगा तो 4 रुपए में बेचा होगा, बेचा होगा। अच्छा, बेच कितने का रहा है? 60 रुपए का। 4 बराबर 60 तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर, यानी ये सामान 75 रुपए का खरीदा होगा। क्रय मूल्य नहीं बदला है तो यहां भी सामान 75 रुपए का खरीदा होगा, है ना? 75 रुपए का सामान 100 का बेच दिया तो फायदा कितने का? 25 का। किस पर? 75 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये इसका दूसरा मेथड था, ये इसका दूसरा मेथड था, है ना? मेरी बात समझे प्यारे दोस्त? दोबारा समझिए, मैंने इसका विक्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया। उसने कहा अगर पहले के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो क्या अब उसे 60 रुपए का बेचा जा रहा है? अब उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब है 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा जाता है, और बेचा कितने का जा रहा है? 60 का। तो 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू खरीदा कितने में गया होगा? 75 में। जो यहां रेट होगा खरीदने वाला वो ही यहां रेट होगा। उसने कहा अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, यानी 100 का बेचा जाए, तो फायदा कितने का? 25 का मेरे भाई। कितने पर? हमेशा सीपी पर, तो 100 पर कितना? ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, प्रॉफिट ही तो हुआ है। बताइए। सवाल को देखते ही कैसे लगेगा कि कौन से मेथड से करना है? ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से लगेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मतलब इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो समझ में आपको नहीं आई है? समझ में नहीं आई है? ये वाला मेथड भी आसान था। 20% घाटे पर बेचना मतलब 80% के बराबर होता है, 80% पर बेचना होता है। बेच 3 में रहा है, 3 की वैल्यू 80% है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में इतनी। 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे है तो लाभ होगा, ओ हानि होगा। यहां भी यही बताया है। मैंने मान लिया पहले वाला विक्रय मूल्य 100 मान लिया। उसने कहा अगर विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य के 60% में बेचे तो 60 रुपए में बेच रहा होगा। ये एसपी है, 60 रुपए में बेच रहा होगा। अब 20% घाटा होता है, यानी कि 5 रुपए का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचता है, और बेच कितने का रहा है? 60 का। तो 1 बराबर 15, तो 5 खरीदा कितने में होगा? 75 में। उसने कहा है कि भाई साहब अगर पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचे तो फायदा कितने का हो जाएगा? 25 का। कितने पर?
75 पर 100 पर कितना? मैंने चौथी बार भी समझा दिया, एक अभी भी कमेंट कर रहा है मूर्ख लालेश कुमार, सच में सर समझ में नहीं आया। नहीं आया तो भाई साहब समझ में आएगा भी नहीं, है ना? समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा भी नहीं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है सर, कभी तो 3 बराबर 80%, कभी 80% बराबर 3। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त, अगर आपसे परसेंटेज में चीजें पूछ रहा है कि आपसे परसेंटेज में कितने परसेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो जो चीज पूछी जाती है वो हमेशा राइट में लिखी जाती है। अगर रुपए में चीजें पूछ रहा होता तो फिर मैं लिखता 80% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चीज रुपए में आती। अब यहां मुझे परसेंटेज चाहिए कि 100 से ऊपर परसेंटेज है, 100 से नीचे, तभी मैं लाभ हानि बता पाऊंगा। तो हमें परसेंटेज को राइट में लिखना होगा। जो चीज निकालनी है वो हमेशा राइट में लिखनी होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है देखिए। भाई से चला होना यार, गर्मी लग रही है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। पहले क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, रटना थोड़ी है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उसी टाइप से करेंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74% का दिया हुआ है। 74% लाभ का मतलब क्या होता है, बस इतनी सी बात मुझे बता दीजिए। क्या 74% लाभ का मतलब 100 की चीज 174 में बेचना नहीं होता? जब इतनी बात पता है तो भाई थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को डालिए। आइए नीचे, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो जो कहा है वो काम करो ना। अब देखिए, मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, 74% का लाभ होता है। क्या सामान को 174 रुपए में बेचा जाता होगा, तभी तो 74% का लाभ होगा। देखो ना, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74% था, इस बात का मतलब है 100 का सामान 174 रुपए में बेचा जाता होगा भाई। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी आधा बढ़ा दो, 100 का आधा 50 होता है, 50 बढ़ा देंगे तो अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, न्यू सीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यू सीपी जो है वो 150 हो जाएगा। उसने कहा है विक्रय मूल्य वही रहता है भाई साहब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो वो अब पूछ रहा है नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 150 की चीज 174 में बेच रहा है, अब 24 का फायदा कितने पर, नए सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 दूनी 16% हो जाएगा, 8 दूनी 16% हो जाएगा। एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस होता है मेरे भाई। सारी कहानी निकल गई, अब आप एसपी का पूछ रहे हो। सारा कोर्स निकल जाएगा, लास्ट में कहोगे जी मोक में स्कोर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मैंने कहा है साथ के साथ चीजों को निपटाते चलो। अगर आज मैं ये टाइप करा रहा हूं तो इस टाइप के 10-5 क्वेश्चन आपको भी करने हैं। रिवीजन के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच से लगातार जुड़े रहो, चीजें आसान बन जाएंगी आपके लिए। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अनीशा ने एक टीवी के आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। भाई बस इस लाइन का मतलब समझा दो मुझे, इस लाइन का मतलब क्या लिखा। इस लाइन को पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी पे क्या लिखने वाले हो। इस लाइन को पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी पे क्या लिखने वाले हो, बस मुझे यहां से यहां तक की लाइन पढ़ के बता दो कि आप अपनी कॉपी पे क्या लिखने वाले हो, ये मुझे बताइए। आप कहेंगे जी एक बार और पढ़ लें क्या। देखो, अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, यानी हमें आरंभिक विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, शुरुआती विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा।
क्या मैं उसे 5 मान सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या हम और भी कुछ मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। 5 मैंने इसलिए माना है क्योंकि आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, इसका 4/5 निकालना पड़ेगा, तो ये 5 आसानी से कट जाएगा, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य 5 माना है। तो सीपी क्या हो जाएगा? इसके 4/5 पर खरीदा है, जब मैं इसका 4/5 निकालूंगा तो क्या 4 आ जाएगा, यानी मैंने इसे 4 में खरीदा है। क्वेश्चन ने ये कहा है। यहां से लेके जब आप यहां तक की चीजें पढ़ोगे तो आपके सामने ये निकल के आएगा कि अगर आरंभिक विक्रय मूल्य आप 5 मान लेते हैं तो उसने उस वस्तु को 4 में खरीदा होगा। बहुत बढ़िया। इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, मतलब इससे 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। जब इसका 4% आप निकालोगे तो वो पॉइंट में आएगा। तो अगर आप पॉइंट से बचना चाहते हो तो क्या यहां भी 2 जीरो बढ़ा सकते हो, यहां भी 2 जीरो बढ़ा सकते हो। उसने कहा है आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% लाभ पे बेच दिया, तो क्या आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% ज्यादा में बेच दिया, क्या उसे 104% पर बेच दिया होगा? तो मेरे भाई आपने कहा जी अब उसे जो बेचा जा रहा है वो 520 का बेचा जा रहा है। पहले 500 का बेचा जा रहा था, अब आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% ज्यादा में बेचा जा रहा है। या तो इसका 4% निकाल दो, 20 आएगा, 20 जोड़ दो, या फिर इसका डायरेक्टली 104% निकाल दो। ठीक है। तो मेरे भाई सामान था कितने का? 400 का। सामान बेचा कितने में जा रहा है? 520 में। फायदा कितने का? 120 का। कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहने वाले हैं भैया जी 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट? तो आप कहने वाले हैं भैया जी 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य 5 मान लिया, इसका 4/5 निकाला तो 4 में खरीदता है। अगर इस विक्रय मूल्य से 4% ज्यादा में बेचे तो इसका 4% निकालना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए 2 जीरो यहां बढ़ा ली, 2 जीरो यहां बढ़ा ली। अगर इससे 4% ज्यादा में बेच रहा है तो इसके 104% पर बेच रहा है, जो कि 520 आता है। यानी 400 का सामान 520 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का? 120 का। कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30%। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एएलपी में जस्ट अभी पूछा गया है, 27 नवंबर में पूछा गया है। एएलपी में पूछा गया है 27। हाँ, 80/100 भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 104 कहां से आया? गुड़िया 4% ज्यादा पे बेच रहा है, आप मत निकालो 104, मत निकालो। पहले विक्रय मूल्य के 4% ज्यादा पे बेचता है, पहले 4% आपको पता हो, यानी 20 रुपए ज्यादा का बेचता है, तो अब वो 520 का बेचता होगा। उस 20 को इसमें जोड़ दोगे तो 4% ज्यादा वाला मूल्य आ जाएगा, 520 में बेचता होगा। तो मेरे भाई कितने का फायदा? 120 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 30% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। ये लो सर, एसपी 5 क्यों माना? कितनी बार बताया था अभी? कितनी बार बताया था? आरंभिक विक्रय मूल्य आरंभिक एसपी का 4/5 पे खरीदा है। आप कुछ भी एसपी मानो, उसके 4/5 मूल्य पर खरीदा है। तो यहां एक ऐसी वैल्यू मान लो जो इससे आसानी से कट जाए, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य 5 माना था। 5 से 5 कट गया, 4। ठीक है। आइए बताइए। पढ़िए आराम से क्वेश्चन। ये एक नेक्स्ट टाइप का यहीं शुरू होता है। इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, और मैं कह रहा हूं जब ये चैप्टर खत्म हो तो इसके सारे क्वेश्चन एक बार लगा जरूर लेना भाई। आप मुझे याद दिलाना है ना।
सारी पीडीएफ देनी है चैप्टर के बाद एक साथ, है ना। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 100 150 200 जितने भी कराएंगे उसकी प्रैक्टिस एक बार ये कर लेंगे भला। याद दिला देना, कभी मैं बोल दूं अब और फिर मेरे याद ना रहे। ठीक है भाई, एक बार मुझे लास्ट क्लास में याद जरूर दिला देना आप लोग, और ये भाई भी याद दिला देंगे कि वो कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको एक साथ दे दूंगा, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, वाइट बैकग्राउंड की दे दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस उसकी कर लेना। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यहां तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस अभी इतनी बात समझ में आई कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो उसे 125 रुपए में बेचता है, मैं इतना कर सकता हूं अभी। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त, बस मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, अभी कुछ करूंगा नहीं। मान लो मैंने किसी सामान को 100 रुपए का खरीदा है, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने उस सामान को 100 रुपए का खरीदा है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, मेरी हालत आपसे भी ज्यादा नाजुक हो जाएगी अगर मैं 2-3 महीने चीजों को ना पढूं, आपसे भी ज्यादा नाजुक। जैसे मैं अब काफी टाइम से एडवांस नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे भाई मैं बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो दिमाग से निकल चुके होंगे। तो रिवीजन की जरूरत दुनिया के हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को पड़ती है। ये मत सोचना कि मैं बहुत सारा मतलब याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, नहीं। रिवीजन टाइम टू टाइम बच्चे आप लोग करते रहिए। मैं टाइम टू टाइम बैचों में पढ़ाता रहता हूं, इसलिए मेरे सारी चीज जो है ये रिकॉल होती रहती है। ठीक है मेरे भाई, तो आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए चीजों का, तभी चीजें जो हैं वो हमेशा के लिए याद रहेंगी। आइए, मैंने इन्हें 20 बार बताया है, पढ़ाया है, इसलिए मुझे याद है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो इस मेथड से हो जाएगा, और ये शानदार मेथड होता है। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 100 की खरीदा होगा तो 125 की बेच दिया होगा। लेकिन आप कहेंगे जी मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां 100 मानना है, मैं तो इसे ऐसे करूंगा, 25% के लाभ का मतलब है कि 4 का खरीद के 5 का बेचूंगा। मैंने कहा मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आपने कहा 4 का खरीद के 5 का बेचूंगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, पहले कितने में खरीद रहा था, 4 में, अब उससे 20% कम मूल्य में खरीद रहा है, यानी इसके 80% पे खरीद रहा है। जब आप इसका 80% निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। इसलिए प्यारे दोस्त, मैंने 4/5 नहीं माना था। मैंने माना कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है तो 25% के लाभ के लिए उसे 125 में बेचा जाएगा। अगर उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 में से 20 गया यानी 80 रुपए में खरीदा होता, ये क्या बन जाएगा, ये न्यू सीपी बन जाएगा। ये न्यू सीपी प्यारे दोस्त बन जाएगा। ठीक है, अगर उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता, पहले से 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है बच्चे। 100 रुपए की कोई चीज है, 25% लाभ पर 125 की बेच दी, 20% कम में खरीदा यानी 80 रुपए में खरीदा, पहले से 10.5 रुपए कम में बेचा तो उसे 30% का लाभ होता है। अच्छा, एक बात बताओ, 80 रुपए का कोई सामान है और मैं कह रहा हूं इसे 30% लाभ पे बेच रहा हूं, तो वो सामान कितने का बेचा होगा, क्या 80 का 130% निकाल दो, यानी कि वो सामान 104 का बेचा होगा। कितने का मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 104 का। हो गया नहीं? अच्छा, एक बात पढ़ देखिए, एक बात देखिए, पहले कितने रुपए में बेचा जा रहा था, 125 में, अब कितने का बेचा जा रहा है, 104 में। कितने रुपए कम का बेचा जा रहा है, 21 रुपए, और उसने कितने का कहा है, 10.5 रुपए कम का बेचा जाता है। तो अगर 21 बराबर 10.5 है तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 0.5 के, किस पंजे 105। अगर एक बराबर 0.5 तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी 100 बराबर पूछना चाह रहा है। तो क्या इससे आसान तरीका आप लोगों को मिलेगा, 50 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
₹50 मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, दे दूंगा मैं, नेमचंद जी दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, ₹100 की कोई चीज थी, 25% फायदा मतलब 125, 20% कम में खरीदा है यानी कि 80, 30% लाभ होता है, 80 का 30% निकालेंगे 24 का लाभ, 80 की चीज 104 में बेच देंगे। या फिर 80 का डायरेक्ट 130% निकाल दो, क्योंकि 30% लाभ का मतलब 130% पर बेचना चाह होता है। तो मेरे भाई 104 में बेचता होगा। पहले से कितने रुपए कम? 21 रुपए कम। उसने कितना दिया है? ₹10.5 कम। तो एक बराबर आधा आ जाएगा। तो उसने 100 बराबर पूछा है, आंसर 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़िएगा। फटाफट बताइए। इक्कीस कहां से आया बेटा? पहले कितने में बेच रहा था? 125। अब कितने में बेच रहा है? 104। कितने रुपए कम में बेच रहा है? मेरे हिसाब से 21 रुपए कम में। 125 में से 104 जाएंगे तो 21 ही तो बचेंगे। मेरे हिसाब से 21 रुपए कम में। उसने कहा है ₹10.5 कम में। तो एक बराबर आधा, तो 100 बराबर कितना? 50 हो जाएगा। सर आप कल बिजनौर क्यों नहीं आए? आएंगे बिजनौर, आएंगे मेरे प्यारे दोस्त बिजनौर। बताइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए, समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य का खरीदता है। वास्तविक मूल्य मान लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं 100। 15% कम मूल्य पर खरीदता है यानी 85 रुपए में खरीद लेता है, तो क्या ये सीपी हो जाएगा? ठीक है भाई, ओरिजिनल प्राइस से 15% कम पे खरीदता है यानी 100 की चीज 85 में खरीद लेता है, और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। वास्तविक मूल्य 100 है, उससे 10% अधिक यानी 110 में बेच देता है। बेच देता है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। खरीदा कितने में है? 85 में। बेचा कितने में? 110 में। फायदा कितने का हो जाएगा? 25 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 17 बार, 500/17 हो जाएगा। और 500/17 का मतलब 17 दूनी 34 होता है, 17 निम्मा 153 होता है, 29 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। किसको घटाया है? साइकिल के विक्रय मूल्य को घटाया है। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या कहना चाह रहा है। जब एक साइकिल निर्माता, एक साइकिल का निर्माता है, वो साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना,
साइकिल का विक्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पहले 100 था, अब उसने 50% घटा दिया, तो न्यू एसपी क्या हो गया, 50% घटा दिया, तो अब नया एसपी क्या हो गया, यानी अब जो है सब साइकिल का विक्रय मूल्य 50 रुपए रह गया। आगे बढ़े। बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो बताइए नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़िएगा, पहले एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़िए और ये बस पहचान लीजिए कि मेरे भाई क्वेश्चन ने पूछा क्या है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा है, यानी जिस रेट में पहले बेची जाती थी उससे आधे में अब बेची जा रही है, जिस वजह से 700% उसकी बिकने वाली संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर पहले एक साइकिल बेची जा रही थी तो अब 7 ज्यादा यानी अब 8 बेची जा रही होंगी। अगर पहले लाभ प्रतिशत 140% का होता था तो मेरे भाई अब जो है लाभ प्रतिशत कितने परसेंट का होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हिंट कहां से मिलेगी। क्वेश्चन ने कहा है निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था शुरुआत में, ठीक है। 140% के लाभ का मतलब क्या है, थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो आप कहेंगे 140% के लाभ का मतलब है, जब हम इसे फ्रैक्शन बनाते हैं परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, यानी कि 7/5, यही तो मतलब होता है। यानी कि अगर मैंने किसी एक साइकिल को 5 रुपए का खरीदा है तो 140% यानी 7 के फायदे से मैंने उस साइकिल को 12 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 140% का फायदा होगा। अगर मैंने किसी साइकिल को आज 5 रुपए का खरीदा है तो 140% यानी 7 रुपए के फायदे से मैंने उसे 12 रुपए में बेचा होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य 50% घट गया। 50% घटने का मतलब है अब विक्रय मूल्य 6 रुपए हो गया है। भाई 12 का आधा 6 रुपए हो गया है। लेकिन अब जो है साइकिल की संख्या, बिकने वाली संख्या 700% बढ़ जाती है। 700% बढ़ने का मतलब है 7/1। अगर पहले एक साइकिल बेची जाती थी तो अब 7 ज्यादा अब 8 साइकिल बेची जाती है। कहने का मतलब यह है, अब ध्यान से समझना। अगर एक साइकिल की कीमत 6 रुपए अब है और बेची कितनी जा रही है 8 साइकिल, तो क्या 48 रुपए में सभी साइकिल बेची जा रही होंगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल बेची जा रही होंगी। अगर एक साइकिल 5 रुपए में खरीदी गई है तो 8 साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई होंगी। तो आप कहेंगे 40 रुपए की खरीदी गई होंगी। तो यानी मेरे भाई 40 का सामान 48 का बेच दिया, फायदा कितने का 8 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या आप नहीं बता सकते कि फायदे का प्रतिशत 20% होगा। क्या आप नहीं बता सकते फायदे का प्रतिशत 20% होगा। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं, बोलो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन को देखो और फिर मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आई या नहीं। अभी समझाता हूं, सुनिए मेरे भाई, ध्यान से थोड़ी चीजें समझना। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, पहले तो ये याद रखना, जो साइकिल का पुराना विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस था उसका 50% घटा देता है, यानी उसका आधा कर देता है। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है। यानी अगर पहले एक साइकिल बिचती थी तो अब 7 ज्यादा अब 8 साइकिल बिचेंगी। ये बात हमारे समझ में आ गई। शुरुआत में निर्माता को 140% का लाभ होता है। 140% की फ्रैक्शन होती है 7/5। यानी कि अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है तो 140% प्रॉफिट यानी 7 रुपए के प्रॉफिट के साथ क्या उस सामान को आपने 12 रुपए का बेचा होगा। इस शुरुआत की बात कर रहा हूं।
अगर 5 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 7 रुपए प्रॉफिट का आप लोग कमा रहे हैं, तो 7 जोड़ देंगे, क्या ये शुरुआत का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा? आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे आ जाएगा मेरे भाई। उसने कहा है अगर विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाए या 50% कम कर दिया जाए तो अब नया विक्रय मूल्य 6 रुपए रह जाएगा, 12 का आधा 6 रह जाएगा। तो साइकिल जो बिकती है वो 700% बढ़ जाती है। क्या 700% की फ्रैक्शन होती है 7/1? यानी शुरुआत में अगर एक साइकिल बिक रही थी तो 700% यानी 7 ज्यादा, क्या अब 8 साइकिल बिकेंगी? 8 साइकिल बिकेंगी। यानी मेरे भाई 6 रुपए की एक साइकिल बेच रहे हो आप, और 8 साइकिल अब आप बेच रहे हो, तो टोटल 48 रुपए का माल बेच रहे होंगे। एक साइकिल 5 रुपए की खरीद रहे थे तो 8 साइकिल 40 रुपए की खरीद रहे होंगे। तो मेरे भाई फायदा कितने का? 8 का। कितने पर? 40 पर। तो 100 पर कितना? तो आप कहेंगे 20%। 20% हो जाएगा। 100 मान के भी हो जाएगा, 100 मान के भी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये लो 100 मान के। आपने कहा जी मैं तो सीपी जो है वो 100 मानूंगा, बहुत बढ़िया बात है, मान लो 100। एसपी अगर 140% लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा? 140 रुपए का एसपी। यहां देखिए 100 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और 140% लाभ है, यानी 140 रुपए का लाभ है, तो 240 में आप बेच रहे होंगे। उसने कहा है विक्रय मूल्य को 50% घटा दो, यानी आधा कर दो, क्या विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा? अगर पहले आप एक बेच रहे थे तो अब 8 जो है वो आप बेचोगे। अगर एक साइकिल 120 की है तो 8 साइकिल 960 की हो जाएंगी। तो एक साइकिल 100 की खरीदी है तो 8 साइकिल 800 की खरीदी होंगी। 800 का सामान 960 में बेच दिया, फायदा कितने का? 160 का। कितने पर मेरे प्यारे दोस्त? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से भी आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 20% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, टाइप 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। और टाइप 8 जो है वो कौन से टाइप का है? बड़ा आसान सा टाइप है, लेकिन दबा के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। टाइप 8 की तरफ अब हम प्यारे दोस्त बढ़ रहे हैं, है ना? आप यकीन मानिए कि जब आप रेगुलर चीजें देखते रहेंगे, आप यहां से जाके ना 1 घंटा क्लास को दिया करिए, फिर से 15-20 मिनट तो स्पीड तेज करके बहुत तेजी से दोबारा क्लास को समझ लिया करिए 20-25 मिनट में। और 35-40 मिनट में जो है वो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपका मैथ जो है वो शानदार होता चला जाएगा। चलिए, अब बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 8। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल टीयर 1 में आपसे पूछा गया है 2020 में। बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से अलग जरा सा भी ध्यान आप लोगों को नहीं देना है। सर छुट्टी कर दीजिए भाई, मैं मतलब आप एक तरफ कहते हो कोर्स खत्म नहीं होगा। जहां जो चीज करनी चाहिए उसे आप करने नहीं देते, जो चीज नहीं करनी चाहिए उसे आप करने के लिए कहते हो। छुट्टी नहीं करनी चाहिए तो छुट्टी के लिए तो आप कहोगे, स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप कहते हो। तो मेरे भाई स्पीड बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे तो उस टाइम को थोड़ा सा दिया करो। स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, स्पीड ऐसे ही चलती रहेगी धीरे धीरे, पर कोर्स खत्म करा दूंगा। कोर्स तभी खत्म होगा जब थोड़ा सा टाइम आप लोग देंगे। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, जिसे जाना है वो फ्री है, मेरी तरफ से जा सकता है। हाँ, देखिए मेरे भाई, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। एक लैपटॉप हो गया। और 8,000 रुपए में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। आगे क्या कह रहा है? उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। भाई साहब क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? इतना आसान सी चीज। सुधीर ने लैपटॉप 42,000 रुपए का खरीदा है, बहुत बढ़िया, ये लैपटॉप है मेरे भाई। स्कैनर जो है उसने कितने का खरीदा है? 8,000 रुपए का। अब वो आपसे लाभ का प्रतिशत पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई
इसे कितने परसेंट, इसे बेचा है 10% लाभ पर, तो यहां देख लो कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो आप कहेंगे जी मुझे यहां प्रॉफिट 4200 रुपए का हुआ है। यहां देख लो कितने का प्रॉफिट, 5% के लाभ पर, यानी मुझे यहां होने वाला प्रॉफिट 400 रुपए का है। क्या टोटल दोनों चीजों पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 4600 रुपए का हुआ है क्या? कितने रुपए सीपी है दोनों वस्तुओं का? 42 और 8 50,000, यानी 50,000 सीपी वाली चीज पे 4600 रुपए का फायदा हुआ है, तो 100 रुपए पर कितना हो जाएगा? क्या आप नहीं कह सकते मेरे भाई, क्या आप नहीं कह सकते कि 5 नाम 45 होता है, 5 दूनी 10, यानी कि 9.2%। 9.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 9.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 42,000 रुपए में लैपटॉप खरीदा, 8,000 रुपए में एक प्रिंटर खरीदा, इसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका 10% निकाल लिया तो 4200 रुपए कमा गया। 8,000 रुपए वाली चीज को 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 400 रुपए इसने यहां कमा लिए। उसने पूछा है ओवरऑल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मेरे भाई 4600 का लाभ होता है। टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी कितना है मेरे भाई? टोटल दोनों को जोड़ दो, 50,000 पे तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं, आप कहने वाले 9.2। विवेक विश्वकर्मा सर यहां पर 110 और 105 क्यों नहीं लिया? मैंने शुरुआत में ये चीज बताई थी कि आप इसमें बहुत कंफ्यूज रहोगे। 1,000 रुपए किसी भी चीज का सीपी है, और 1,000 रुपए किसी भी चीज का सीपी है। ध्यान से समझना, मैं यहां भी एक चीज को 10% प्रॉफिट पर बेचता हूं, और यहां भी एक चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचता हूं। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, आज के बाद इस बेसिक को मैं क्लियर नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर प्रॉफिट बताइए, केवल प्रॉफिट बताइए, केवल प्रॉफिट बताइए मुझे, तो आप इस सीपी का डायरेक्ट 10% निकाल दो, केवल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट आएगा। और अगर आप एसपी निकालना चाहते हैं, विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो इस सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, 1100 रुपए आ जाएगा। आएगा क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1,000 रुपए सीपी दिया हुआ है और आप डायरेक्ट एसपी निकालना चाहते हैं, तो 10% प्रॉफिट का मतलब है सामान को 110% पर बेचना। यहां से डायरेक्ट जो है वो एसपी निकल के आएगा, प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा, डायरेक्ट एसपी निकल के आएगा। तो जब डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम लोग जो है वो 100 में जोड़ के लिख रहे होते हैं, और लाभ निकालना होता है तो उतनी परसेंट निकाल रहे होते हैं। सीपी मतलब खरीदना। 20% प्रॉफिट, यदि आप इसका 20% निकालते हो तो आपके सामने प्रॉफिट निकल के आएगा 200, और इस सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हो तो आपके सामने एसपी आएगा 1200। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एसपी निकालना चाहते हो तो 20% लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचा गया होगा, यानी आप डायरेक्टली भी एसपी निकाल सकते हो। यही है, उसने कहा है 10% लाभ होता है पहली वाली पर, दूसरी पर 5% लाभ होता है। उसने ओवरऑल लाभ पूछा है, तो क्या हमें दोनों जगह लाभ की जरूरत पड़ेगी? जब मैंने यहां लाभ निकालना है तो डायरेक्ट 10% लाभ निकालूंगा, विक्रय मूल्य नहीं, लाभ। यहां लाभ निकालना है, डायरेक्ट 5% लाभ निकालूंगा। दोनों जगह का लाभ 4600 हो जाएगा। कितने रुपए की चीज पर? सीपी दोनों का 50,000 है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है? अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। क्या प्रत्येक खरीदी है? ना जी ना, दोनों मिला के, दोनों मिला के 624 रुपए में दो वस्तु खरीद ली।
उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, 14% की हानि पर, और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। दो वस्तु थी उसके पास। पहली वस्तु पहली वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। बात क्लियर हुई? यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, भाई साहब इस बात को पकड़ लो, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर कैद करी है ना, इस बात को पकड़ लो। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए। मेरे भाई अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी हमें यहां विक्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस की आवश्यकता नहीं, यहां हमें एसपी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों को बराबर लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, 14% की हानि पर बेचने का मतलब क्या पहले सामान को 86% पर बेचना होता है? क्या ये एसपी आ जाएगा? क्या ये एसपी आ जाएगा मेरे भाई? दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचने का मतलब है क्या उसे 114% पर बेचा जाता होगा? ये दूसरी वस्तु का एसपी आ जाएगा। और दोनों वस्तु के एसपी समान है, क्या दोनों को बराबर लिख दूंगा? आया ना? परसेंट से परसेंट उड़ाएंगे। ए और बी का रेशो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य का रेशो 114/86 आ जाएगा। ये दोनों के क्रय मूल्य का रेशो आ चुका है। 2 से काटा 57 बार कटा, 2 से काटा 43 बार कटा, कटेगा। मेरे हिसाब से दोनों को जोड़ के दोनों का क्रय मूल्य 100 बैठेगा और उसने दोनों का क्रय मूल्य 624 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.24। एक पार्ट की वैल्यू 6.24 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? उसने उनकी लागत के बीच अंतर पूछा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 14 का डिफरेंस है। वो आपसे 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 33 को 3 हासिल 3, 14 छिंग 84 और 3 87 हो जाएगा। यानी कि उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का है? उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस 87.36 का है। अगर उसने दोनों का क्रय मूल्य पूछा होता तो एक बराबर 6.24, तो 57 बराबर कितना? ये पहले का सीपी आपके सामने आ जाता। अगर एक बराबर इतना तो 43 बराबर कितना? ये दूसरे का सीपी आपके सामने आ जाता। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो एक बराबर इतना, तो डिफरेंस यानी 14 बराबर कितना? आपके सामने जवाब आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 75 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्यारे दोस्त फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75। परसेंटेज मैंने एसएससी एग्जाम्स पे, आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम्स पे वन शॉट वीडियो डाली है। 3 घंटे की क्लास है। स्पीड बढ़ा के परसेंटेज का सारा रिवीजन वहां से कर लीजिए, एक ही क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस की आज वन शॉट डाल दी है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो उसके 70 क्वेश्चन मैंने वहां पढ़ाए हैं, उन 70 क्वेश्चन को एकदम फुर्ती से कर डालना। ठीक है मेरे भाई? एक दुकानदार 300 रुपए में दो पुस्तकें खरीदता है, यानी दोनों का सीपी हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पे बेचता है, दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता है न हानि, यानी कि अगर पूरे लेन देन में ना तो आपको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो क्या ये चीज आपके समझ में आ गई कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी होगी क्या उतने रुपए में ही वस्तु बेची होगी? भाई अगर आप बराबर में छूट रहे हो, अगर आप बराबर में छूट रहे हो तो इसका मतलब है जितने रुपए में वस्तु खरीदी होंगी उतने ही रुपए में वस्तु बेची होंगी, तभी तो आप बराबर में छूटोगे। तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहली पुस्तक का एसपी वो आपसे प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि भाई विक्रय मूल्य तो बराबर दिया नहीं है तो विक्रय मूल्य तो निकालने की जरूरत नहीं है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा है।
पहली पुस्तक को मैं इसके दो तरीके आपको बताता हूं। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर बेचा है, और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यानी जितने रुपए पहली वस्तु पर कमाए होंगे, क्या उतने ही रुपए दूसरी वस्तु पर लुटाए होंगे, तभी तो बराबर में छूटेगा। मान लो उसने पहली वस्तु पर 20 रुपए कमाए, तो दूसरी वस्तु पर 20 रुपए लुटाएगा, तभी तो वो बराबर में छूटेगा, ना उसे फायदा होगा ना नुकसान होगा। अगर उसने पहली वस्तु पर 35 रुपए कमाए हैं, तो दूसरी वस्तु पे 35 रुपए गवाए होंगे, लॉस में गया होगा, तभी तो वो बराबर छूटेगा। यानी जब ऐसा कोई केस दिया हुआ हो कि उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो आप दिमाग में एक चीज लेके आना कि पहली वस्तु पर कमाया गया पैसा जो होता है वो दूसरी वस्तु पर लुटाए गए पैसे के बराबर होता है। कमाया गया पैसा यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए मान लिया, पहली वस्तु पर कमाया कितना है पैसा, तो आप कहेंगे 20% कमाया है, ये पहली वस्तु पर कमाया गया पैसा है। अच्छा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी मान लिया, दूसरी वस्तु पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, और लुटाया कितना है 10%, हानि पर बेचता है यानी 10% घाटा होता है, यानी 10% लुटाया है। यानी पहली पर कमाया गया पैसा दूसरी पर लुटाए गए पैसे के बराबर है, तो आप बराबर में छूट जाओगे, ना आपको फायदा होगा ना नुकसान। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, दोनों के क्रय मूल्य का रेशो क्या आ जाएगा, 10/20 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1/2 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे दोनों 3 रुपए में खरीदी होंगी, उसने 300 में बोला है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक की वैल्यू 100, यानी पहली का रेट 100 आ जाएगा, ये क्रय मूल्य है, और दूसरी का रेट जो है वो 200 आ जाएगा। क्या उसने क्रय मूल्य पूछा है, क्या उसने क्रय मूल्य पूछा है, उसने कहा है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, यानी लाभ 20% कमाने के बाद कितने की बेची, 20% लाभ पर बेचनी है पहली वस्तु, तो 120% पर बेचनी है। क्या पहली का विक्रय मूल्य 120 आ जाएगा, या पहली का विक्रय मूल्य 120 आ जाएगा, ये तो खरीदने वाला रेट आ गया था, 1 = 100 तो 1 = 100, 2 = 200। पहली का रेट 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन 20% के लाभ पर बेचा है, तो क्या 120 रुपए में नहीं बेचा होगा, तो पहली का विक्रय मूल्य 120 आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इन चीजों में, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से चेक कीजिए। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर 86 हो गया, दूसरी वस्तु को 14% ये हो गया, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2×4 = 8, 2×3 = 6, दोनों का अंतर कितना है 14, और उसने पूछा क्या है, आ, 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 तो दोनों के हिसाब से 7×3 = 10, 100, एक 6 पॉइंट, उधर चौको 56, कुछ है हासिल 5, 28, ठीक है, ठीक है हमारे भाई। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।